स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जिसकी थ्योरी पोर्शन हम कर चुके हैं। आज हम इसका प्रोसीजर जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद परफॉर्मेंस। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 है प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेप 2 डिटर्मिनेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड स्टेप 3 प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फर्स्ट स्टेप को डिटेल में स्टडी करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए स्टेप 1 को डिस्कस करते हैं डिटेल में। प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, वर्किंग कैपिटल का जो सीधा सीधा रिलेशन होता है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से है। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी आपकी वर्किंग कैपिटल होती है। ठीक है, अगर आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी, क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। अगर करंट एसेट डिक्रीज हुई, इट मीन्स आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपकी डिक्रीज होगी। ऐसे अगर हम चलें करंट लायबिलिटीज की तरफ, अगर आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखें, करंट एसेट्स ज़्यादा हो तो फ़ायदा है, बट करंट लायबिलिटीज़ ज़्यादा हो तो नुकसान है। ठीक है, ऐसी अगर करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, जिन पे एक ट्रांजैक्शन में जो 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं वो करंट अकाउंट से इफेक्ट कर जाते हैं, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ज़ीरो इफेक्ट देगा। जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कम हुए, कैश बढ़ गया, दोनों ही करंट एसेट्स हैं। ठीक है, एक बढ़ गई एक कम हो गई, इफेक्ट इज 0। क्लियर? स्टार्ट करते हैं परफॉर्मा। शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आपको इसमें कॉलम्स बनाने हैं, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करंट ईयर के अमाउंट्स एंड इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, 2 कॉलम तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले आपने एक कॉलम में, मतलब आपके जो पर्टिकुलर कॉलम में 2 पार्ट्स में उसे डिवाइड कीजिएगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले आप करंट एसेट्स सारे लिखकर उनकी जो प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी वो लिखेंगे, करंट ईयर के लिखेंगे, और देन चेंज देखेंगे। देन क्या देखेंगे? चेंज देखेंगे। इंक्रीज हुआ तो यहाँ मेंशन करेंगे और डिक्रीज हुआ तो यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में टोटल कर देंगे। ऐसी नेक्स्ट आप करंट लायबिलिटीज़ के साथ करेंगे, यही सेम आपने करना है। करंट ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट लिखनी है करंट ईयर की, देन चेंज देखना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। फाइनली इनका भी टोटल कर देना है। अब आप देखेंगे जो टोटल आपने करंट एसेट्स का किया और जो करंट लायबिलिटीज़ किया, आपस में इनको जो है वो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको चेंज इन वर्किंग कैपिटल की स्टेटमेंट तैयार करनी है। तो सबसे पहले आपको करंट एसेट्स चाहिए। आप क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट्स कितनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज हैं एंड कैश इन हैंड है। ठीक है, और आप ईयर देखें, अगर आप ईयर देखें क्वेश्चन में तो आपके पास 15 का डाटा गिवन है और 16 का। क्लियर? प्रीवियस ईयर जो आपका कहलाएगा वो ये है और करंट ईयर ये, तो 3 लाख प्रीवियस ईयर, 4 लाख करंट ईयर, और डिफरेंस कितना है? 1 लाख। क्या हुआ? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। क्लियर? ऐसे ही आपने नेक्स्ट देखना है, 4,70,000 प्रीवियस ईयर, 2,18,000 करंट ईयर, डिफरेंस जो आया वो नेगेटिव आया, यानी कि डिक्रीज। क्लियर है? ऐसे ही कैश का करेंगे। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज़ में, करंट लायबिलिटीज़ की तरफ। तो देखिए, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पेबल एंड टैक्स पेबल।
क्रेडिटर्स का देखें तो प्रीवियस ईयर में आपके 2 लाख हैं और करंट ईयर में आपके 1,50,000 है, ठीक है। सो आप देखेंगे 2 लाख 1,50,000। अब देखें तो क्रेडिटर्स जो हैं आपके वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्लियर। उसके बाद आप देखें बैंक ओवरड्राफ्ट आपका इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट पेबल टैक्स पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने टोटल ऑफ करंट एसेट्स में से टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज़ जो है यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपके पास जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर की ज़्यादा है और करंट ईयर की कम है। इट मीन्स डिक्रीज हुआ है टोटल 2 लाख का, क्लियर। ये था स्टेप 1। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैसे डिटरमाइन करते हैं? फंड फ्रॉम ऑपरेशंस। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट विच जनरेटेड फ्रॉम कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और वी कैन से दैट रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस से या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है उसे ही हम कह रहे हैं फंड जनरेट होना, ठीक है। Profit shown by statement of profit and loss affected by many personal decisions of management, non-operating expenses और non-operating incomes। ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो प्रॉफिट दिखाया जाता है उसमें बहुत सारे मतलब ऐसी अमाउंट्स होती हैं जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड होती हैं। हमें वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं वो कंसीडर नहीं करनी होती, क्योंकि वो हमें इफ़ेक्ट नहीं डालती फंड्स पे, ठीक है। तो जो हम माइनस कर चुके हैं अब हम उन्हें प्लस करेंगे, और जो प्लस कर चुके हैं बाय मिस्टेक उसे अब हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस हमने वापस ऐड बैक कर देने हैं। अगर नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की बात करें, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स की बात करें, तो उसे हमने क्या कर देना है? सबट्रैक्ट कर देना है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्मा। स्टेटमेंट शोइंग फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेनिंग अर्निंग्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग्स, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा वो आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट ऐड क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन फंडिंग आइटम्स, ठीक है, जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आप डिडक्ट कर चुके होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आइटम्स आती हैं? फर्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, सेकेंड आते हैं कुछ अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस और इंटेंजिबल एसेट्स, लाइक जिन ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जिनको हम राइट ऑफ करके दिखा देते हैं, ठीक है, वो जैसे गुडविल राइट ऑफ कर दी, पेटेंट राइट ऑफ कर दिए, ट्रेडमार्क, अंडर राइटिंग कमीशंस वगैरह, ये सब आपके वापस एड बैक होंगे। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप सेल करते हैं और आपको लगता है कि आपको लॉस हो गया तो वो आपको यहाँ पर वापस ऐड बैक करना है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सच एज ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड। मतलब आपने क्या किया, प्रॉफिट्स में से अमाउंट निकाल के कुछ रिजर्व्स मेंटेन कर दिए, तो वो भी आपको यहाँ पे वापस क्या करने हैं? ऐड बैक करने हैं। नेक्स्ट डिविडेंड्स, जैसे इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब आते हैं लास्ट आपके पास है एनी अदर नॉन फंडेड आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है, जो कि आप डिडक्ट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से, लाइक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर ऐसे अमाउंट्स अगर आप लेस कर चुके हैं तो आपको वापस ऐड बैक करनी है। आगे चलते हैं, लेस क्या क्या होगा? ऑल नॉन फंडिंग और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो कि आप ऐड कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालते वक्त, उन्हें आप यहाँ पर माइनस करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर आप सेल करते हैं, आपको लगता है कि प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी उस एसेट की वैल्यू डाउन है और मार्केट में एक्स्ट्रा में सेल हो गई, तो आप सोच लेते हैं प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर उसे कंसीडर नहीं करना, आपने वापस लेस कर देना है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तब भी कभी हमारे दो तरह से निकल कर आता है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो आपको यहाँ पर लेस कर देना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस। अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया ऐसी इन्वेस्टमेंट से जो आपने बिजनेस के बाहर की थी, मतलब अपने बिजनेस में नहीं की वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे क्या करनी है? लेस करनी है। डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, री ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रोविजन, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये सब आइटम्स आपने क्या करनी है? लेस करनी है। फाइनली आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपने फाइंड आउट करना है। नेट प्रॉफिट गिवन है कितना 75,000। सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, नेट प्रॉफिट ले लेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने नॉन फंडेड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स देखनी है कि ऐड बैक हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस में या लेस हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अगर वो ऐड हुई थी तो लेस करनी है और अगर लेस हुई थी तो ऐड करनी है, ठीक है। आपने देखना है, देखिए ओल्ड फर्नीचर 50,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर 40,000, मतलब लॉस 10,000 का लॉस यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, वापस ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, क्लियर है। देखिए उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में गुडविल राइट ऑफ हुई है, ऐड कर दीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर हैज़ बीन मेड, ऐड कर दीजिए। 25,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड कर दीजिए। 10,000 इंटरिम डिविडेंड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फाइनली आपके पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएंगे। एक इलस्ट्रेशन आप ये स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद कीजिएगा। चलते हैं हम अपने स्टेप 3 की तरफ। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, मतलब फाइनली अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट पर आ चुके हैं अपने थर्ड स्टेप में। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच फंड्स हैव बीन ऑब्टेन, मतलब वो सोर्सेज जहाँ जहाँ से फंड्स ऑब्टेन हुआ है, मतलब अराइज हुआ है, ठीक है। एंड एप्लीकेशंस, मतलब जहाँ जहाँ आपने वो फंड यूज़ किया है। आप 2 कॉलम्स तैयार करेंगे, सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। आप देख सकते हैं ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा है। सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपके क्या क्या वेज रहते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि आप अभी स्टेप 2 में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं ऑब्वियसली बात है आपके पास फंड्स जो हैं रेज होंगे। प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, या कोई लोन रेज करते हैं, या कोई एसेट सेल कर देते हो तो अमाउंट आपके पास आती है ना, रिसीव करते हैं आप, देखा जाए तो फंड्स, ठीक है। एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ गुडविल, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर फॉर एनी अदर करंट एसेट एक्सेप्ट कैश, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हैं फंड्स के, मतलब जिनसे फंड्स रेज होता है, ठीक है। अगर हम सेकेंड यहाँ पर इस साइड की बात करें तो ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, मतलब कहाँ कहाँ फंड्स को अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे फंड्स लॉस्ड इन ऑपरेशन, बाय बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन कर दिया, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर का किया हो चाहे डिबेंचर्स का किया हो। आपने कोई एसेट परचेज कर ली, अमाउंट तो जाएगी, फंड्स यूज़ होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फंड्स यूज़ होंगे। गुडविल खरीद ली, मतलब आपने परचेज कर ली, उसमें आपके फंड्स यूज़ होंगे। आपने डिविडेंड पे कर दिया, प्रपोज डिविडेंड हो या फिर इंटरिम डिविडेंड हो, कोई भी टैक्स पे की, मतलब जहाँ जहाँ आपके फंड्स में से पैसा निकल कर यूज़ होता है वो एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ से रेज होता है वो सोर्सेस। होप आपको ये क्लियर है। लास्ट में आप देखिए जो फर्स्ट स्टेप में हमने वर्किंग कैपिटल का निकाला था, अगर इंक्रीज़ हुआ है एज पर द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आप यहाँ शो करेंगे, और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ शो करेंगे। क्लियर है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लास्ट में आपका बैलेंस है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर यहाँ पर बैलेंस इसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। होप आपको आज के परफॉर्मा समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।